हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म के जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे कि एक्चुअली में जो आपके सिलेबस में जो प्रिज्म है उसमें है क्या चीज़। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रिज्म में आपके एग्जाम ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक है, जो उसके कोणीय परिक्षेपण या फिर कोणीय विक्षेपण है, ठीक ना। इसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता है। ये तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे अगर तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आते हैं तो आप इसे कवर कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिज्म को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रिज्म? सबसे पहले प्रिज्म के यदि हम परिभाषा की बात करेंगे तो प्रिज्म क्या होता है? दो असमांतर, ध्यान सुनिएगा, दो असमांतर अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अर्थात मैं ये कहूं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा माध्यम है, ये दो असमांतर अपवर्तक पृष्ठों से, ठीक ना, कुछ इस तरीके का त्रिकोण, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? दो असमांतर अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो अब ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब ये प्रिज्म का जिस कांच का बना होगा उसके पदार्थ का कुछ अपवर्तनांक होगा। तो हम फार्मूले में जो डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले इसके अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालते हैं। सूत्र आता है, ठीक है, उस सूत्र को प्राप्त करते हैं। ये सूत्र कैसे आता है? उसके बाद जो कोणीय विक्षेपण है, फिर आपका श्वेत प्रकाश है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले यदि हम प्रिज्म में इसके जो किरण आरेख की बात करेंगे तो जो किरण यदि इसमें जाती है तो फिर पहले विरल बाहर का माध्यम विरल है, अंदर का माध्यम सघन है। तो पहले किरण विरल से सघन में जाती है, फिर सघन से विरल में जाती है। तो वहां पर उसका एक आरेख बन जाता है, ठीक ना। और उस आरेख को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले इस आरेख को हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई किरण है और इस प्रिज्म में अंदर जा रही है, तो बाहर का माध्यम कैसा है? विरल माध्यम है, और अंदर का माध्यम जो है वो सघन है, ठीक ना। अब जब ये किरण इस माध्यम से टकराती है तो इसके लिए जो अभिलंब होगा, ये अभिलंब होगा इस किरण के लिए, ठीक ना। अब अंदर जब ये किरण को जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन यह अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यह विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है कि किरण अब सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसका जो अपवर्तना अभिलंब होगा, ये अभिलंब होगा, और यह फिर जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये इस तरीके से ये आपकी आपतित किरण हो जाती है। ये आपकी क्या हो जाती है? आपतित किरण हो जाती है, और ये आपकी निर्गत किरण हो जाती है। ये आपकी क्या हो जाती है? निर्गत किरण। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब ये बात समझ में आ गई होगी तो हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रिज्म के शीर्ष पर जो बना हुआ कोण होता है, इसे हम लोग प्रिज्म कोण ए कहते हैं। प्रिज्म के शीर्ष पर बना हुआ जो कोण रहता है इसे हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक ना। जब इसे प्रिज्म कोण कहते हैं तब इस वाली किरण को भी हम पीछे मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो निर्गत किरण और आपतित किरण को मिलाने पर ये यहाँ पर जो कोण बनता है इसे हम लोग डेल्टा दिखाते हैं, और इसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं कि हमारा डेल्टा हुआ। अब ध्यान समझिएगा, ये हमारी आपतित किरण है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण आई नाम देते हैं। अब इधर ये आपकी अपवर्तित किरण है प्रिज्म के अंदर माध्यम में, और ये आपका अभिलंब है, तो इसके साथ जो कोण बनेगा ये आपका अपवर्तन कोण स्मॉल आर होगा, ठीक ना। अपवर्तन कोण स्मॉल आर होगा। अब ये किरण बाहर निकल रही है तो इसके लिए ये अभी आपतन कोण हो सकता है, ठीक ना। जब ये आपतन कोण हो तो इस वाले कोण का मान इसे मान लेते हैं कि आर डैश है, और जो ये किरण बाहर निकलती है इस यहाँ पर जो निर्गत कोण है उसे हम लोग आई डैश मान लेते हैं। उस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं? आई डैश मान लेते हैं। शायद इतना किरण आरेख आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब ये आपका किरण आरेख हो जाता है तब यहाँ पर कुछ और चीजें, पॉइंट का नाम दे दिया जाए। इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को क्यू नाम दे देते हैं। इस किरण को हम पी नाम देते हैं और यहाँ पर यस नाम देते हैं, मतलब ये आपकी निर्गत किरण। तो अब यहाँ पर जो इस पॉइंट को भी एक हम लोग नाम दे दिया जाए, यम नाम दे देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर भी यम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर जो यदि आपको फिगर समझ में आ गया होगा तो इसका प्रूफ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं पहले, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल डी एम क्यू में। ध्यान समझिएगा आप लोग, ट्रायंगल डी एम क्यू में, ठीक ना। ट्रायंगल
DMQ में। और जब ट्रायंगल DMQ की बात करेंगे तो DMQ में क्या आपको दिख रहा है, ये जो डेल्टा का मान है, ठीक ना, डेल्टा का मान ये किसके बराबर आएगा, ये फिर से बहिष्कोण है, वही बहिष्कोण जिसे हम लोग प्रयोग कर रहे थे गोलीय अवतल पृष्ठ में, जब अपवर्तन का सूत्र पढ़ा रहे थे और गोलीय उत्तल पृष्ठ में, वहां पर भी ये सिद्धांत लगा था। तो अब यहाँ पर जब ये बहिष्कोण है तो इसका योग किसके बराबर होगा, कोण MDQ प्लस में कोण MQD, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण MDQ और प्लस में कोण MQD इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। जब ये इन दोनों के बराबर होगा तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि इस कोण का मान कितना है, हमें तो ये कोण पता है यार, ऊपर वाला कोण नहीं पता है। ध्यान समझिएगा, आपको बताएं जब भी कोई रेखा ऐसे क्रॉस करेगी तो यहाँ का जो कोण बनता है इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे आई अभिलंब ऐसे जा रहा है, इसका ये रेखा ऐसे जा रही है, तो ये जो पूरा कोण होगा इधर वाला भी कोण I के बराबर होगा। ये नीचे वाला कोण है तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा, I माइनस में R होगा। सेम इसी के जैसे इधर का जो कोण होगा यह I डैश माइनस में R होगा, ठीक है। अब इन दोनों कोण का हम मान रख देते हैं, तो कोण MDQ का जो मान है वो क्या है, I माइनस में R है, और प्लस में कोण MQD का जो मान है वो I डैश माइनस में R डैश है, ठीक ना, I डैश माइनस में R डैश है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, मतलब I प्लस में I डैश लिख सकते हैं इसको, और इसको सॉल्व करके माइनस में R प्लस में R डैश लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका डेल्टा आ जाता है, ये आपका क्या आ जाता है, डेल्टा। जब ये आपका डेल्टा आ जाता है तो हमें कुछ और भी चीजें पता है जिन्हें हम इसमें लागू करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, एक चतुर्भुज ले लेते हैं ADEQ, ठीक है, चतुर्भुज ADEQ में जब बात करेंगे तो कितना होगा, आपको पता होगा किसी भी चतुर्भुज में उसके सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है, 180 होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कोण एंगल A प्लस में एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक ना, अर्थात A प्लस में E इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हम दूसरी जो बात करेंगे, जब दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल DEQ लेते हैं, DEQ लेते हैं ट्रायंगल, ठीक ना, ट्रायंगल DEQ में क्या होगा हमारा, आपको पता होगा त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो R डैश प्लस में R प्लस में R डैश प्लस में E बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पर R प्लस में R डैश प्लस में E इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, इसे समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दीजिए कि तुलना करने पर अब देखिए इसका जो RHS है बराबर है। अब ये LHS में E भी है, E भी है, इधर भी है, तो आप जब तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलता है, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 3 की क्या लिख दिया भाई, तुलना करने पर, और जब हम यदि तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, A इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस में R डैश, ये हमें मिल जाता है। A इज इक्वल टू R प्लस में R डैश, इतनी सारी चीज मिल जाती है जब हम समीकरण 2 और 3 की तुलना कर देते हैं। जब ये चीज मिल जाती है तो अब हम कुछ और भी करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और भी दिमाग लगाइए, और हम दिमाग ये लगाते हैं कि जब ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा, किसकी स्थिति में होगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अर्थात हम ये भी लिखें यदि I इज इक्वल टू कितना हो, I डैश हो, R इज इक्वल टू कितना हो, R डैश हो, I इज इक्वल टू I डैश हो और R इज इक्वल टू R डैश हो, तब यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, A बराबर में 2R मिल जाएगा, अर्थात R बराबर में A/2 मिल जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। जब इतना बात समझ में आ गया होगा तो जब ये I डैश के बराबर है, R डैश के बराबर है, तो हम समीकरण 1 को अप्लाई करते हैं तो A बराबर में R प्लस में R डैश मिलता है। तो हम डेल्टा बराबर में पहले क्या लिखते हैं, I प्लस में I डैश, I प्लस में I डैश, डैश बड़ा हो गया, I प्लस में I डैश माइनस में A, माइनस में क्या लिख दिया हमने, A लिख दिया। अब देखिए जब ये इसके बराबर है, लेकिन जब कब बराबर होगा, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो इस एंगल को हम लोग डेल्टा M लिखते हैं और ये हो जाएगा 2I माइनस में A हो जाएगा, 2I माइनस में A हो जाएगा। और जब इसे हम लोग पक्षांतर करते हैं तो डेल्टा M प्लस में A इज इक्वल टू हो जाता है 2I, और यहाँ से हमें एंगल मिलता है I इज इक्वल टू A प्लस में डेल्टा M अपान में 2।
I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपान में 2। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्नेल का नियम लेके आते हैं, क्योंकि स्नेल का नियम ही तो हमें बताता है कि जो आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या दोनों परस्पर समानुपाती होते हैं, अर्थात n इज इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर मिलता है। तब यहाँ पर यदि हम स्नेल के नियम को अप्लाई करते हैं, स्नेल के नियम से और जब स्नेल का नियम लगाते हैं तो क्या मिलता है, n इज इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर। साइन आई अपान में साइन आर, आपको आई का मान पता हो गया, आर का मान पता हो गया, दोनों को उठा के पटक दीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस में डेल्टा एम अपान में 2 हो जाएगा और नीचे आर बराबर में साइन ए बड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला आ जाता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, साइन ए प्लस में डेल्टा एम अपान में 2 और पूरे के अपान में आ जाता है साइन ए बटा 2। ये आपका मेन फार्मूला आ जाता है, यही आपको डिराइव करना था। कितना सिंपल है आप देख सकते हैं इसको, बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप बहिष्कोण लगाइए, पहला सिद्धांत बहिष्कोण लगाइए, दूसरा सिद्धांत चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 होता है, इसको अप्लाई करिए। देन आफ्टर आप नीचे वाले त्रिभुज में त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 2 और 3 की तुलना कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। अब एक स्थिति यदि आई बराबर में आई डैश होता है, आर बराबर में आर डैश होता है, तो इसको कंपेयर कर दीजिए और इसको कंपेयर कर दीजिए। जब दोनों को अप्लाई करेंगे तो ये r इज इक्वल टू ए बाई 2 आ जाता है, और यहाँ पर जब इसको इस वाली और इस वाली कंडीशन को लगाते हैं तो जो समीकरण एक बन जाता है आपका कुछ ऐसा बन जाता है, i और r का मान आ जाता है। तो फिर से स्नेल के नियम उठा लीजिए, स्नेल के नियम में n इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर होता है, और i की वैल्यू को पुट कर दीजिए और r की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो फाइनली आपका फार्मूला n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान में 2 मिलता है और अपान साइन ए बाई 2 मिलता है। ये आपका हो गया फार्मूला। अब इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि बहुत ही पतला प्रिज्म होगा, तो पतले प्रिज्म द्वारा जो अपवर्तनांक आएगा, ठीक ना, जो अपवर्तन का सूत्र आएगा, जो विचलन आएगा वो कितना आएगा। चलिए उस चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं अब पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ठीक ना, पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ठीक ना। अब जो पतला प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या कंडीशन लगेगी, देखिए जब पतले प्रिज्म द्वारा लगेगा तो जो आई एंगल है, जो आर एंगल है, बहुत छोटे छोटे से होंगे, और जब बहुत छोटे छोटे से होंगे तब यहाँ पर हम उसको ऐसे लिखते हैं, ये साइन ए प्लस में डेल्टा एम अपान में 2 का जो मान होगा वह ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 के ही बराबर होगा। वैल्यू इतना हो जाएगी, ठीक ना। जो दूसरा आपका साइन ए बाई 2 की वैल्यू है ये भी इतना ही रह जाएगा, ठीक ना, अर्थात ए बाई 2। शायद यही सिद्धांत हम लोग लेंस मेकर सूत्र में भी लगाते थे, शायद ख्याल हो, अपवर्तन वाले में, ठीक, अपवर्तन वाले सूत्र में जब गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन लगा रहे थे वहां पे यूज कर रहे थे, लेंस मेकर में नहीं, ठीक है। तो साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 2 आ जाता है, यहाँ पर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान में 2 आ जाता है, ये वैल्यू जब दोनों के बराबर होगा तो फिर से इस विली वाले फार्मूले में रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस में डेल्टा एम अपान में 2 और पूरे के अपान में ए अपान 2। अब देखिए 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मल्टीप्लाई करने का कोनो फायदा तो है नहीं, यहाँ से 3 उड़ा देते हैं, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू ए प्लस में डेल्टा एम हो जाएगा। एन ए इज इक्वल टू ए प्लस में डेल्टा एम हो जाएगा। अब इस ए का पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा एम आने वाला है वो कितना आने वाला है, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन ए माइनस में ए, एन ए माइनस में ए आने वाला है, और यहाँ से हम लोग एन ए कॉमन आउट करेंगे तो एन माइनस में 1 इंटू में ए आ जाता है, और ये डेल्टा एम, ये आपका पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन आ जाता है। बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, आप 2 लाइन में कर सकते हैं, मैं इतना लाइन नहीं किया, आप 2 लाइन में कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करते हैं श्वेत प्रकाश की, तो श्वेत प्रकाश क्या होता है, हम सिंपल भाषा में, अब देखिए श्वेत प्रकाश से भी प्रिज्म का अपवर्तन होता है। जब श्वेत प्रकाश से प्रिज्म का अपवर्तन होता है तो यहाँ से यदि एक श्वेत प्रकाश गुजरता है तो बाहर उसे 7 रंगों में विभेदित कर देता है। जब 7 रंगों में विभेदित कर देता है तो उसमें जो बैगनी और लाल रंग के प्रकाश होता है उनके बीच में, या फिर ये कह सकते हैं उनके जो रंगों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण। उसके लिए हम लोग अभी फार्मूला डिराइव करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले आपको श्वेत प्रकाश समझना होगा। श्वेत प्रकाश क्या है, तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं।
कोणीय परिक्षेपण बता दिया मैंने आपको। उसके बाद जो आता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब है सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वहां से हम लोग वर्ण विक्षेपण की क्षमता भी ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग उसको डिराइव करते हैं कैसे आता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कोणीय परिक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक ना, यहाँ पर जो आपका कोणीय परिक्षेपण होता है उसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है उसे हम लोग जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो कैसे होगा, पहले इसका हमारे पास डायग्राम होना चाहिए कि डायग्राम कैसा होना चाहिए। ये हम एक प्रिज्म बना लेते हैं, और जब ये हम एक कोई प्रिज्म बना लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश इसमें अंदर जा रहा है, इस प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश अंदर जाता है तो इसमें क्या होगा, विचलन होगा। कोई इधर से ऐसे जा सकता है और इधर से ऐसे। जब वो 7 रंगों में विभेदित होता है तो कुछ इस तरीके से होगा, बाहर भी या निर्गत ऐसे ही होगा। जब ये बाहर निर्गत होगा, अब इसके द्वारा विचलन होगा कहाँ से, तो इस किरण को हम लोग इधर मिलाते हैं और इस किरण को हम लोग पीछे की तरफ मिलाते हैं। इन सबको हम लोग पीछे की तरफ मिलाते हैं। जब पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये आपका जो सबसे नीचे होता है वो बैगनी होता है, और ये आपका जो सबसे ऊपर होता है ये क्या होता है, रेड होता है, लाल रंग का प्रकाश होता है। ये नीचे आपके बैगनी रंग का प्रकाश, ऊपर कौन सा, लाल रंग का प्रकाश। अब ये जो लाल रंग का प्रकाश बनाएगा तो इसका जो कोण बनेगा इसे हम लोग डेल्टा आर से दिखाएंगे, और ये जो बैगनी रंग का प्रकाश बनेगा इसके एंगल को हम लोग डेल्टा बी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, डेल्टा बी से दिखाएंगे। अब इन दोनों को हम और भी पीछे मिला देते हैं तो ये दोनों कहीं पीछे मिलेंगे, और इनके बीच में जो ये एंगल बन जाता है थीटा, इसी को हम लोग कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा हमें, थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यदि हम बात करें कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर में, तो लिखेंगे क्या, डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर। और यहाँ पर अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक भी होंगे। तब यहाँ से जो फार्मूला हमारा आया था डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस में 1 इंटू ए, इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले से यदि बैगनी रंग के लिए होगा तो क्या होगा, एन वी माइनस में 1 इंटू में ए माइनस में एन आर माइनस में 1 इंटू में ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन वी माइनस में ए माइनस में एन वी ए होगा। ठीक ना, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वी ए माइनस में एन आर इंटू ए प्लस में ए। आपका ये गया घर, उसके बाद ये लोग बच गए तो इसमें से ए कॉमन कर लीजिए तो एन वी माइनस में एन आर, और यहाँ पर आ जाता है ये आपके थीटा बराबर, ये आपका अभिष्ट फार्मूला आ जाता है। ये आपका क्या आ जाता है, अभिष्ट फार्मूला आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता, अर्थात उनको विभेदित करने की प्रक्रिया क्या है। तो ये आपका जो कोणीय परिक्षेपण आता है, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। जो आपका कोणीय परिक्षेपण आता है और जो मध्यवर्ती प्रकाश के रंग का जो विचलन होता है, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, और उसे हम लोग दिखाते हैं ओमेगा से। तो यदि ओमेगा की बात, यदि हम फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, ऊपर आपका कोणीय परिक्षेपण थीटा होगा, और अपान में आपका जो नीचे जो अल्पतम विचलन जो मध्यवर्ती रंग का होगा वो मान लेते हैं पीले रंग का होगा। किस रंग का होगा, पीले रंग का, तो उसका अल्पतम विचलन डेल्टा वाई होगा। जब ये डेल्टा वाई होगा तब इसके यहाँ पर दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ओमेगा बराबर में कितना आ जाएगा, एन वी माइनस में एन आर, और इनटू में ए होगा अपना जो डेल्टा वाई होगा वो कितना हो जाएगा, एन वाई माइनस में 1 इंटू में ए हो जाएगा। एन वाई माइनस में 1 इंटू ए होगा, ए से ए फिर घर गया, और ओमेगा बराबर में एन वी माइनस में एन आर और अपान में एन वाई माइनस में 1 आ गया। ये आपका आ जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा का मान। ये सब चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है यहाँ पर, बस यहाँ पर जो थीटा हम लोग ज्ञात करते हैं, थीटा ये बाहर पूछ निकल गई क्या, थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर बैगनी रंग और लाल रंग के प्रकाश के बीच में जो
परिक्षेपण होता है उसको हम लोग ज्ञात किया, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। आपको ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का उपयोग करना है जो अभी हमने पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र निकाला था उससे निकालेंगे। आपकी ये वैल्यू आ जाती है कोणीय परिक्षेपण की। यदि हम वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई होता है। यहाँ पर सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं और जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका ये फार्मूला आ जाता है। और ये तीनों प्रूफ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और नियम आता है आपका लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन का नियम। लॉर्ड रैले का नियम, लॉर्ड रैले का नियम। लॉर्ड रैले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, जब भी कोई प्रकाश आपतित होता है तो उसकी कुछ न कुछ तीव्रता होगी, कुछ न कुछ इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बताया था लॉर्ड रैले ने, और ये आपके एग्जाम में पूछता भी है और कई बार पूछा है। तो आई जो आपतित प्रकाश की तीव्रता आई होगा ये अनुक्रमानुपाती होगा 1 लैम्डा की चतुर्थ घात के। ये आपका लॉर्ड रैले का नियम है। यहाँ पर आई क्या है तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है। आई क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। आई प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और लैम्डा जो है उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।